आप सभी रसिक श्रोताओं का मैं अन्नू कपूर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हिंदी सिनेमा से जुड़े सच्चे और सही किस्से कहानियों को लेकर ऑथेंटिक स्टोरीज एंड ट्रिवियाज के साथ, आपकी इजाज़त के साथ, आपकी शुभकामनाओं के साथ, प्रेम के साथ शुरू करता हूं आज का ये शो जिसका नाम है सुहाना सफ़र विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। आज के इस शो में बताऊंगा दिलीप कुमार और बीसीसीआई के फॉर्मर प्रेसिडेंट पीएम रुंगटा से जुड़ा एक मज़ेदार किस्सा, और ये भी बताऊंगा 12 साल की उम्र में शर्मिला टैगोर से ऐसी क्या गलती हुई जिसकी वजह से मिली सजा ने उन्हें सिखा दिया जिम्मेदारी का एहसास। क्यों लता मंगेशकर को नहीं मिला उनके पहले सोलो गीत को गाने का क्रेडिट, और बताऊंगा सचिन देव बर्मन और देवानंद से जुड़ा एक अनोखा किस्सा। ऐसा बहुत कम होता है कि आप जिसके बुरे वक्त में काम आए वो आपके बुरे वक्त में भी काम आ जाए, लेकिन ऐसा हुआ अमजद खान और अमिताभ बच्चन के साथ। ऐसे ही कुछ और किस्से होंगे। मुझे उम्मीद है कि आपकी तवज्जो बनी रहेगी इस प्रोग्राम की तरफ। तो आपकी इजाज़त के साथ शुरू करता हूं आज की महफिल। पेश खिदमत है इस महफिल का पहला नगमा। दोस्तों, आज सुहाना सफ़र का आगाज़ करेंगे फिल्म दूर गगन की छाँव में। इस फिल्म को प्रोड्यूस डायरेक्ट किया किशोर कुमार ने, और स्टोरी भी किशोर कुमार ने लिखी थी, म्यूजिक भी किशोर कुमार का था। किशोर कुमार ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि उनकी बनाई फिल्में ज़्यादा इसलिए नहीं चली क्योंकि वो खुद ही डिस्ट्रीब्यूटर्स को बता देते थे कि हो सकता है उनकी फिल्म सिर्फ एक हफ्ते ही चले। किशोर कुमार कुछ भी कर सकते थे। अब अगर खुद प्रोड्यूसर डायरेक्टर अपनी फिल्म के लिए बात कहे तो आप बताइए कौन उस फिल्म को खरीदेगा। तो ऐसा ही हुआ इस फिल्म के साथ जिसका नाम था दूर गगन की छाँव में। इस फिल्म की जो रिलीज थी वो भी बहुत अनोखा किस्सा है, जरा सुनिए आप। हुआ यूं कि जब किशोर कुमार इस फिल्म की रिलीज का प्लान कर रहे थे तो एक दिक्कत सामने आ गई। इसी समय किशोर के ब्रदर इन लॉ के छोटे भाई सुबोध मुखर्जी की फिल्म भी रिलीज होने वाली थी, जिसके लिए उन्होंने अलंकार सिनेमा हॉल 8 हफ्ते के लिए ऑलरेडी बुक करा के रखा हुआ था। सबको पता था कि उनकी फिल्म, ये मुखर्जी साहब की फिल्म, अप्रैल फूल ब्लॉकबस्टर होने वाली है। बहुत बड़ा प्रोडक्शन हाउस था उनका, और किशोर कुमार की फिल्म तो एक हफ्ते भी नहीं चलना है। ऐसे में सुबोध मुखर्जी ने किशोर से कहा कि मैं आपको अपनी बुकिंग में से 1 हफ्ते की बुकिंग दे सकता हूं, मैं अकोमोडेट कर सकता हूं 1 हफ्ते तक, बाकी 7 हफ्ते में मैं काम चला दूंगा। मरता क्या ना करता। किशोर कुमार तैयार हो गए। फिल्म रिलीज हुई तो किशोर कुमार ने देखा कि पहले दिन फिल्म हॉल में सिर्फ 10 लोग बैठे थे। सुबोध मुखर्जी ने, मतलब उनके जीजा के भाई ने, बड़े सिंपैथी बताई कि कोई नहीं, ऐसा हो जाता है, सब ठीक हो, डोंट जैसे कहते हैं, तसल्ली देते ना। लेकिन धीरे धीरे फिल्म की खबर फैलने लगी और हॉल भरना शुरू हो गया, और इतना भरना शुरू हो गया कि हाउसफुल हो गया। और अगले 8 हफ्तों तक ये फिल्म अलंकार सिनेमा हॉल में ही चलती रही। सुबोध मुखर्जी उनसे हॉल वापस मांग रहे थे, मगर किशोर कुमार ने हॉल वापस देने से मना कर दिया। और अब 8 हफ्ते बाद बुकिंग खत्म हो गई, तब फिल्म को सुपर सिनेमा में लगाया गया, और ये फिल्म दूर गगन की छाँव में अगले 21 हफ्ते तक और चली और हो गई सुपर डुपर हिट फिल्म। उधर जब सुबोध मुखर्जी की फिल्म अप्रैल फूल रिलीज हुई तो फिल्म सारी उम्मीदों पर पानी फेरते हुए फ्लॉप हो गई। अब किशोर कुमार सुबोध मुखर्जी के पास गए और उन्हें वैसे ही तसल्ली बधाई जैसे कुछ हफ्ते पहले उन्होंने किशोर कुमार को बोला था। उन्होंने कहा, विकास दादा कोई नहीं, ऐसा हो जाता है, सब ठीक हो जाएगा। दूर गगन की छाँव का कोई गाना याद है सर? हाँ, सुना चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहाँ गम भी ना हो आंसू भी ना हो, बस प्यार ही प्यार पले। क्या बात है, वाह वाह।
अप्रैल फूल का गाना सुनाई कोई। अप्रैल फूल बनाया तो उनको गुस्सा आया, मेरा क्या कसूर जमाने का कसूर जिसने दस्तूर बनाया। वाह 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 वाह। लेकिन अप्रैल फूल की एक कंपोजिशन बहुत अच्छी लगती है मुझे, शंकर जयकिशन का म्यूजिक था। बीसीसीआई के फॉर्मर सेक्रेटरी जयवंत लेले ने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि एक बार वो मुंबई के क्रिकेट क्लब में बीसीसीआई के तब के प्रेसिडेंट पीएम रुंगटा के साथ बैठे हुए थे कि तभी वहां दिलीप कुमार और सायरा बानो का आना हुआ। जैसे ही दिलीप कुमार ने पीएम रुंगटा को देखा तो उन्होंने फौरन पीएम रुंगटा के पैर छू लिए और उनके साथ बैठ गए बातें करने। दिलीप कुमार को पैर छूता देखकर ये जयवंत लेले बड़े हैरान हो गए। उन्हें एक कनेक्शन समझ में नहीं आ रहा था, क्यों दिलीप कुमार ने पीएम रुंगटा के पैर छुए। आखिर में मन नहीं माना तो उन्होंने रुंगटा से पूछ ही डाला कि रुंगटा साहब, ये दिलीप कुमार तो आपसे उम्र में कुछ बड़े हैं, फिर ये आपके पैर क्यों छू रहे थे और आपको इतना क्यों मान दे रहे थे। रुंगटा साहब मुस्कुराकर बोले, ये उनका बड़प्पन है, मैंने कितनी बार मना किया लेकिन दिलीप कुमार कभी नहीं मानते। दरअसल किस्सा क्या था कि जिंदगी में वो एक दौर था जब उनकी फिल्में फ्लॉप हो गई थी, खासकर ज्वार भाटा पहली फिल्म थी, फ्लॉप हो गई थी। और बॉम्बे टॉकीज जहां दिलीप कुमार काम करते थे वो भी खराब दौर से गुजर रहा था। देविका रानी बॉम्बे टॉकीज छोड़कर जा चुकी थी, हर तरफ आर्थिक तंगी थी। दिलीप कुमार रुंगटा साहब के घर के करीब ही एक चौल में रहा करते थे। यहीं पर इन दोनों की पहचान हो गई थी, बातचीत होने लगी। एक दिन बातों ही बातों में जब रुंगटा को दिलीप की तंगी का पता चला तो ये पीएम रुंगटा ने दिलीप कुमार को पैसे दिए, आर्थिक मदद की ताकि उनका खर्चा चल सके। ये आर्थिक मदद जिंदगी भर दिलीप कुमार कभी नहीं भूले और हमेशा उन्होंने पीएम रुंगटा को बहुत मान दिया। ये अच्छे कलाकार नहीं, अच्छे इंसान की निशानी है। दिलीप कुमार सिर्फ अच्छे कलाकार ही नहीं, एक नेक इंसान की निशानी है, वरना कौन याद रखता है ना। लेकिन जो आदमी बड़ा होता है, जो महान होता है, उसके साथ साथ अगर ये गुण भी हो जाए कि कलाकार तो बड़ा है परंतु आदमी भी बहुत बड़ा है, तो वो दिलीप कुमार हो जाता है। दिलीप कुमार को याद करते हुए उनका एक गीत सुनाने जा रहा हूं। अब मैं आपको जो किस्सा सुनाने जा रहा हूं, ये बात शर्मिला टैगोर ने खुद के एक इंटरव्यू में कही है कि जब वो 12 साल की थीं तो उनके साथ एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जिस घटना ने उन्हें जीवन में बहुत डिसिप्लिन, ऑर्गेनाइज्ड वे में रहना सिखा दिया। शर्मिला टैगोर की नानी लौतिका टैगोर रविंद्रनाथ टैगोर के भाई द्विजेंद्रनाथ टैगोर की पोती थी और शर्मिला की मां रविंद्रनाथ में गहरी आस्था रखती थी और उनकी दी हुई पेंटिंग्स और किताबों को बहुत संभाल के रखती थी, ट्रेजर समझ के। पर इसके ठीक विपरीत शर्मिला टैगोर मस्त मौला, किसी चीज की परवाह नहीं, केयर फ्री गर्ल। तो हुआ यूं कि एक बार शर्मिला की मां ने उन्हें स्वयं रविंद्रनाथ टैगोर के हाथों साइन की हुई नॉवेल दी। इस नॉवेल का नाम था गोरा और कहा ये अनमोल रतन है, प्राइसलेस बुक है, क्योंकि रॉबी ठाकुर ने खुद साइन किया हुआ है, इसे संभाल कर रखना। शर्मिला को लगा कि खुद रविंद्रनाथ टैगोर की साइन की हुई किताब तो अपने स्कूल में ले जाएंगी, दोस्तों को दिखाने लायक है, डिस्प्ले करेंगी। और यह सोचकर उन्होंने अगले दिन उसे स्कूल ले जाने के लिए अपने बैग में रख लिया। साहब अगले दिन स्कूल जाकर उन्होंने इस किताब को दिखाकर पूरे स्कूल में खूब सारी शोहरत बटोरी, समझ लो आप। मगर पता नहीं क्या हुआ, शाम को जब घर वो वापस लौटी तो उन्होंने देखा कि उनके स्कूल बैग में वो नॉवेल नहीं है, वो किताब नहीं है। बहुत ढूंढा, बहुत तलाश किया, लेकिन वो नॉवेल नहीं मिला। शर्मिला घबरा गई और डरते डरते, घबराते घबराते ये बात उसने अपनी मां को बताई। मां शर्मिला की इतनी अपसेट हो गई, इतनी अपसेट हो गई कि उन्होंने आने वाले कई महीनों तक अपनी बेटी शर्मिला से बात नहीं की। उनको इतना अफसोस था कि मेरे इंस्ट्रक्शन, मेरी नसीहत के बावजूद तुमने वो किताब मिसप्लेस कर दी, वो किताब खो दी।
इस घटना का शर्मिला पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। बच्ची थी वो, और वहीं से उन्होंने न सिर्फ अपनी चीजों को बल्कि अपनी जिंदगी को संभालने का, सजोने का फैसला कर डाला। सारी जिंदगी भर उन्होंने बहुत एक प्रोफेशनली डिसिप्लिन्ड औरत की जिंदगी बिताई है। तो शर्मिला टैगोर को याद कर लें, ताली बजा लें। गाने कौन कौन से याद आ रहे हैं उनके? इशारों इशारों में दिल लेने वाले, बता ये हुनर तूने सीखा। मेरे मेहरबान दोस्तों, अभी आपने इस गाने का पहला अंतरा सुना जो रफ़ी साहब की आवाज में था। मैंने एक बार पूछा ओपी नैयर साहब से, मैंने कहा अंकल, आपके म्यूजिक डायरेक्शन में सभी ने बहुत अच्छा गाया, लेकिन जैसे आशा ताई ने गाया वैसा कोई भी नहीं गा पाया। ऐसा कैसे? क्योंकि इसके दूसरे अंतरे में मैं आप सबका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। ओ मोहब्बत जो करते हैं वो, मोहब्बत छुपाते नहीं, धड़कने अपने दिल की कभी किसी को सुनाते नहीं, किसी को सुनाते नहीं। आपने गौर किया, धड़कने अपने दिल की कभी, ये जो सुर लगाया है ना, तो मैंने अंकल से पूछा, अंकल ये रफ़ी साहब से ऐसा सुर नहीं लगवाया, आशा दीदी से लगवा दिया। आपने आशा के लिए ऐसा क्यों कंपोज किया? बड़ी गौर से मेरी बात सुनी नैयर अंकल ने और फिर बोले, मेरे बच्चे, आई वॉज इन लव विद हर। लता मंगेशकर को पहली बार सोलो गीत गाने का मौका मिला था 1948 की फिल्म जिसका नाम था जिद्दी। जिंदगी का आसरा समझे, बड़े नादां थे हम, हाय समझे भी तो क्या समझे। देखो पोइट्री हुआ करती। लेकिन उन्हें इस सोलो गीत के लिए क्रेडिट नहीं मिला। उनकी जगह म्यूजिक के रिकॉर्ड्स में नाम आया था आशा, आशा का नाम। दोस्तों, ये आशा आशा भोसले नहीं, बल्कि जिद्दी फिल्म की हीरोइन कामनी कौशल का स्क्रीन नाम था। उस कैरेक्टर का नाम था जिद्दी में। हुआ यूं था कि कामनी कौशल की आवाज में थोड़ा तीखापन था और जनता ने ये गीत सुना तो उन्हें लता की आवाज में भी वैसा ही तीखापन लगा जैसा कि कामनी की आवाज में था। इसी गलतफहमी के चलते रिकॉर्डिंग कंपनी ने यह समझ लिया कि गीत लता ने नहीं बल्कि आशा यानी कि कामनी कौशल ने गाया है, इसलिए रिकॉर्ड पर नाम आया आशा। ये गाना उस जमाने में हिट भी हो गया। तो कामनी कौशल को इस गीत की बधाई के लिए उनके चाहने वालों के हजारों खत मिले। तब कामनी जी के मन में आया कि लता को उसका क्रेडिट मिलना चाहिए। कामनी कौशल जी ने अपने सारे फैंस को खत लिखकर ये इन्फॉर्म किया, बताया कि ये गीत उन्होंने नहीं बल्कि लता मंगेशकर ने गाया है। बहुत बड़ी बात है। और उन्होंने रिकॉर्डिंग कंपनी को भी इस गलती को सुधारने की रिक्वेस्ट की। तब कहीं जाकर लता मंगेशकर को उनके पहले गीत के लिए क्रेडिट दिया गया। जनाब, बात है 60s की। एसटी बर्मन को हार्ट अटैक हुआ और उनकी तबीयत इस कदर बिगड़ गई कि उन्हें कई दिनों के लिए हॉस्पिटल में ही रहना पड़ा। जब यह घटना हुई तब सचिन दा गाइड के संगीत पर काम कर रहे थे और फिल्म की एक धुन भी बना डाली थी उन्होंने। देव साहब उन दिनों अमेरिका में थे, लेकिन जैसे ही उन्हें सचिन दा के दिल के दौरे के बारे में पता चला तो फौरन वापस आ गए बॉम्बे और तुरंत मिलने पहुंचे हॉस्पिटल। सचिन दा देव को देखकर खुश तो हुए, लेकिन कहा कि देव, मुझे नहीं लगता कि मैं अब लंबे टाइम तक कोई काम कर पाऊंगा, इसलिए मेरी जगह तुम फिल्म का संगीत किसी और से करवा लो। देव साहब ने सुना और उनसे कहा, दादा, गाइड फिल्म आपके संगीत के बिना अधूरी है दादा।
मैं आपके रिकवर होने का, ठीक होने का इंतजार करूंगा। ये सुनकर बर्मन दा इमोशनल हो गए और भरे गले से बोले कि देव बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन अगर मैं इस हार्ट अटैक से निकल नहीं पाया तो। इस पर देवानंद ने दादा का हाथ पकड़ लिया और बहुत इमोशनल हो गए। और देवानंद ने बोला कि दादा, अगर ऐसा हुआ कि आप हॉस्पिटल से वापस नहीं घर पहुंचे तो मेरी फिल्म गाइड में सिर्फ एक गीत होगा जो आपने बनाया। क्या बात। और इस फिल्म के लिए मैं किसी और को म्यूजिक डायरेक्टर नहीं लूंगा। कुछ कहना बाकी रह गया? बहुत बड़ी बात थी कि दादा अगर आप नहीं है तो जो आप, उन्होंने एक गीत कंपोज किया था, बस यही होगा, कोई और नहीं आएगा। लेकिन कुदरत को यह मंजूर था कि दादा गाइड के इस महान संगीत से हमें परिचित करवाएं। और हम बहुत खुशनसीब हैं कि सचिन देव बर्मन के बनाए हुए गाइड के गीत तब से लेकर आज तक हम सुन रहे हैं और हिंदी फिल्म संगीत का ये अनमोल खजाना है। दिन ढल जाए है, रात न जाए, तू तो न आए, तेरी याद सताए, दिन ढल जाए। वहाँ कौन है तेरा मुसाफिर, जाएगा कहाँ, दम ले ले घड़ी भर, ये छैया पाएगा कहाँ, वहाँ कौन है तेरा। जनाब, फिल्मों में काम करते करते कुछ ऐसे रिश्ते बन जाते हैं जो जिंदगी भर याद रह जाते हैं। ऐसा ही एक रिश्ता बन गया था अमजद खान और अमिताभ बच्चन के बीच, जिसकी यादें आज भी अमिताभ बच्चन के दिल में ताज़ा हैं। शोले के दौरान दोनों में अच्छी जमने लगी, अमिताभ बच्चन और अमजद खान। एक इंटरव्यू में अमिताभ बच्चन ने अमजद खान और उनकी दोस्ती से जुड़ा एक किस्सा बयान किया है, जिसे आज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। अमिताभ बच्चन ने इस इंटरव्यू में बताया कि अमजद खान उन कलाकारों में से थे, अपने जानने वालों की हर मुश्किल घड़ी के वक्त उनका साथ दिया करते थे। लोग अक्सर अमजद खान को मुसीबत आने पर याद किया करते थे। जब कुली के दौरान अमिताभ बच्चन का एक्सीडेंट हुआ था, तब अमजद खान उन दोस्तों में से थे जो पूरे वक्त अमिताभ बच्चन के पास अस्पताल में बैठे रहते थे और वहीं बैठे हुए सलामती की दुआ मांगते थे। किस्मत का खेल देखिए कि एक फिल्म की शूटिंग के लिए जब अमजद खान अपनी कार से गोवा जा रहे थे और हो गया एक्सीडेंट। साथ में थी उनकी बेगम साहिबा और बेटा शादाब, और जो इंसान हर दम सबकी मदद करता आया था, उस वक्त उसकी मदद करने के लिए वहां कोई मौजूद नहीं था। यह एक्सीडेंट शहर से कुछ मील की दूरी पर हुआ था। जैसे तैसे करके अमजद खान किसी तरह से पहुंचे पंजिम। तब तक उनकी हालत इतनी गंभीर और खराब हो गई थी कि वो कोमा में ही जाने वाले थे। चेस्ट में बहुत सीरियस इंजरी हुई थी, हड्डियां टूट गई थी और टूटकर फेफड़ों में जा घुसी थी। ऐसे में उनका इमरजेंसी का ऑपरेशन, सर्जरी की जानी थी, लेकिन उस वक्त ऑपरेशन की फॉर्मेलिटीज करने वाला वहां उनका अपना कोई नहीं था। अमिताभ बच्चन बताते हैं कि यह भाग्य का खेल था या कुछ और, कि इस एक्सीडेंट के बाद अमजद खान के पास पहुंचने वाले वो पहले शख्स थे और उन्होंने वहां जाकर सर्जरी की फॉर्मेलिटीज के पेपर पर साइन किए। और पूरी रात, जब तक कि ऑपरेशन के बाद, सर्जरी के बाद अमजद खान खतरे से बाहर नहीं आ गए, वो हॉस्पिटल में बैठे इंतजार करते रहे अमजद खान के ठीक होने का। ये किस्सा अमिताभ बच्चन ने शेयर किया है। आज अमजद भाई हमारे बीच में नहीं हैं। उनको श्रद्धांजलि देते हुए, बहुत बेहतरीन आदमी थे अमजद खान साहब, उनको याद करते हुए, खराज अकीदत श्रद्धांजलि देते हुए उन्हें याद करते हैं और उन पे पिक्चराइज एक गाना सुनाऊंगा। उसके बाद आज की महफिल को यहीं विराम देंगे। मैं बहुत आभारी हूं आप सब लोगों का। चलता हूं। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।